सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग सेफ और अच्छे होंगे और ये यलगार बैच पसंद आ रहा होगा यार। ये है हमारा एक्चुअल यलगार बैच। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप पास हो रहे हो चीजें तो आपको कूपन कोड वगैरह जो मिलना होगा वो मिल रहा होगा। अगर नहीं पता है, आप नए जुड़े हो हमारे साथ, इस वीडियो को डायरेक्ट दे रहे हो, तो यार यलगार बैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जो ये यलगार बैच है स्पेशली क्लास 10th के लिए डिजाइन किया गया है और स्पेशली जो टर्म 1 एग्जाम हो रहा है उसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल एडोग्रोन पे। ठीक है, सो यार, और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि आप जब भी कोई यलगार बैच का कोई भी वीडियो देखते हो ना, उस वीडियो को नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उसी चैप्टर से रिलेटेड। आपको क्लिक करना है, वो चैप्टर का कोर्स ओपन होगा, फ्री में आप एनरोल कर पाओगे। कोर्स को एनरोल करना है, उसमें आपको एक क्विज मिलेगा, उस क्विज को आपको देना है। अगर आप वो क्विज कैसा रहेगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप उस क्विज में पास हो जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा, अचीवमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एडोग्रोन, है ना। उस सर्टिफिकेट को आपको शेयर करना है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विथ #एडोग्रोन और #एडोग्रोन यलगार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चीजें मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे साथ पर्सनली भी हमें शेयर करना है, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, या फिर support@edogrone.in पे मेल भी कर सकते हो। क्या होगा उससे? उससे ये होगा, अगर आप पास होते हो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट हमारे साथ शेयर करते हो तो उससे हमारी जो भी हमने डिजाइन किया है पेड कंटेंट, हमारी साइट पे जो भी पेड कंटेंट है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमने काफी सारे कंटेंट डिजाइन किया है। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकती है। साथ ही साथ 100% तक का कूपन मिल जाएगा, जिसको यूज करके हमारी वेबसाइट पे कोई भी चीज फ्री में आप परचेस कर पाओगे। तो यार ये था असली यलगार पावर का बैच। ठीक है, सो अब चलते हैं डायरेक्ट। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, और हमारा केमिस्ट्री का पार्ट ओवर हो जाएगा। देन बायो एंड देन फिजिक्स करेंगे। ठीक है, और इंट्रो वीडियो में आपको मिल गया होगा एक पूरा शेड्यूल कि किस तारीख को कौन सा हमारी वीडियो आ रही है। इंट्रो वीडियो जब स्टार्टिंग में आता है तो आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, सो यार मेटल एंड नॉन मेटल का पहले जो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को जरा देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से काफी बड़ा पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, देन इस चैप्टर को वन शॉट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम क्या चीज आ रहा है वो तो भाई पूरा चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ही, वो तो हमें पता ही है क्या चीज पढ़ना है। क्या डिलीट हुआ है वो देख लो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो बड़ा वाला पार्ट है इस चैप्टर का, लाइक बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन और प्रिवेंशन, ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या है ये पार्ट सर? तो यार ये वो वाला पार्ट है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज मेटल कैसे निकालते हैं जमीन से, मेटल का फिल्टरेशन प्रोसेस, है ना। मेटल को किस तरीके से जमीन से एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल बनाते हैं, है ना। सिल्वर कैसे निकलता है, आयरन कैसे निकलता है, गोल्ड कैसे जमीन से निकलता है, कैसे उसको प्योरीफाई करते हैं, उसके प्रोसेस क्या क्या है, ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। बहुत सुकून है, बहुत सही पार्ट डिलीट हुआ है ना, कोई बात नहीं। तो पढ़ना क्या क्या है, बाकी जितने भी बेसिक पार्ट हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, इसके रिएक्शन हो जाए, चाहे बेसिक प्रॉपर्टी हो जाए मेटल एंड नॉन मेटल के, ये सब चीजें हमें पढ़नी है ना। और ये वीडियो मैं इसी बेस पे बना रहा हूं, टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं। जो चीजें आ रही है ना, हम इस वीडियो में वही वन शॉट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यार शुरू करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का। देखो यार, बहुत ज्यादा डीप में घुस के मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है ना। और वन शॉट वीडियो कैसा रहता है, एज अ रिवीजन, है ना। आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा है ये चैप्टर अपने स्कूल में, मतलब स्कूल तो चल नहीं रहा है ना, आपने जो भी ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड किया है, अदरवाइज नहीं भी किया है ना, तब भी आपके लिए ये वन शॉट वीडियो बहुत है। इतना बहुत है जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी वीडियो लाऊंगा, जस्ट ये वीडियो अपलोड होने के कुछ 1-8 घंटे बाद आ जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो यार। कोई भी नहीं पछाड़ सकता इस चैप्टर से, कैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाए आप 100% कर लोगे, ट्रस्ट मी, है ना। चलिए, तो यार देखो, डे टू डे लाइफ में अगर आपको, देखो एक और चीज, अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, हर टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिटेल में घुस के पढ़ाया है। प्लेलिस्ट चेक करो, मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 के नाम से दिख जाएगा। डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो आराम से वन शॉट वीडियो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है,
चलो, तो अपने डे टू डे लाइफ में आपने आसपास अपने बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल देखा होगा। मेटल देखा जाए तो आयरन आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जनरली नॉन मेटल आप नहीं देखे होंगे, बट पता तो है ना कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पता तो है ना, बस इतना काफी है। तो एक तरीके से कहा जाए तो डे टू डे लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। इनडायरेक्टली हम मेटल और नॉन मेटल को अपने बॉडी में कंडक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड में आयरन होता है, हमारे बोन्स में कैल्शियम होता है ना, क्या है, मेटल है। वो नॉन मेटल की बात करें तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हमारे बॉडी में कितने प्रोसेसेस होते हैं, कितने गैसेस बनते हैं, पेट में ज्यादा खा लो तो गैस बन जाए, केमिकल प्रोसेस। तो नॉन मेटल्स भी ऐसे काफी सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो डे टू डे लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का बहुत बड़ा महत्व होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है यार, एक तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा वीडियो पता नहीं क्यों अटक जा रहा है, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अब तो मेरी आवाज आ रही है ना, आवाज तो नहीं रुक रही है ना, बस एंजॉय करो। तो देखो यार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात किया जाए, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए तो ये देखो, ये होता है पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है। इसमें जितने भी अपने अर्थ पे जितने भी एलिमेंट है ना जो खोजे गए हैं, टोटल 107 है ना, 103 के आसपास, 103 के आसपास एलिमेंट ढूंढे गए हैं हमारे साइंटिस्ट द्वारा, और उसको एक पीरियोडिक टेबल में, एक टेबल में इस तरीके से सजाया गया है ना। अब ये पीरियोडिक टेबल क्यों सर, यहां पे हाइड्रोजन यहां क्यों है, यहां क्यों नहीं है हाइड्रोजन, इसके पीछे का बड़ा लॉजिक है। आप अगला कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, क्लास 10th में हो ना, अगले कुछ चैप्टर्स में पढ़ोगे कि क्यों हाइड्रोजन यही है और कहीं क्यों नहीं रख सकते। किसी एक जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम यहां है, इसको यहां क्यों नहीं रख सकते, यहां क्यों नहीं रख सकते। ये आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर ही है, किस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल को ढूंढा गया था, है ना। इस पीरियोडिक टेबल में खास क्या चीज है वो जरा देखो। तो ये जो ग्रीन से जिगजैग आपको दिख रहा है ना, ये जिगजैग ग्रीन, लाइट ग्रीन पैरेट कलर से, इसके अगर इधर साइड के जितने भी मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये मेटल है, ये सब मेटल है, चाहे वो प्योर मेटल हो चाहे वो अल्कलाइन मेटल हो। और इस जिगजैग पार्ट के इस तरफ देखोगे, बाकी इधर के जो भी मेटल हैं, एलिमेंट्स हैं, वो नॉन मेटल होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। फिर ये जिगजैग जो है पैरेट कलर से, ये क्या है, इसे हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में एक बड़ी अच्छी चीज है, जब साइंटिस्ट ने इस चीज को बनाया ना, तो बाद में चल के ये चीज दिखा, अरे यार वाह, ये मेटलॉइड जो है वो मेटल और नॉन मेटल को दो पार्ट में बांट रहा है। देख लो, इस मेटलॉइड्स जिगजैग के इस तरफ मेटल और इस तरफ नॉन मेटल, बड़ी अच्छी चीज देखने को मिला। वैसे अपन इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अपना एक चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल पे, नेक्स्ट टर्म में आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यार ये टॉपिक को मैं बहुत तेजी से खत्म करूंगा क्योंकि ये टॉपिक ना आप क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। हमारा जो क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअली केमिकल चीजों पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो सर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिलेट कर सकें, है ना। पुरानी चीज भूल गए हो तो उसको थोड़ा रिवाइज कर सकें, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यार, हम लस्टर की बात करते हैं, लस्टर यानी चमकना। तो हमें पता है मेटल जो है वो काफी चमकता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन सब चमकते हैं। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो वो साइन नहीं करते, उनका सरफेस जो है वो साइन, जैसे कोल देखो ना, डल कोल जो होता है कहां चमकता है। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, उसे कहते हैं आयोडीन, नमक, है ना। चलिए, हार्डनेस की बात किया जाए, हार्डनेस में तो मेटल जनरली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना। मेटल बहुत हार्ड होता है कुछ मेटल को छोड़ के, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिनको आप नाइफ से बड़ी आसानी से कट कर सकते हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर यहां से पूछ दिया जाए तो यार ऐसे आ सकता है, कुछ मेटल्स का नाम दे दो और पूछे कि बता इसमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो हार्ड नहीं है, तो आपको पता तो होगा तब कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, तभी तो टिक कर पाओगे, है ना। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें तो जनरली जितने नॉन मेटल होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट एक मेटल है, दैट इज डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। चलिए, स्टेट की बात किया जाए तो ये स्टेट क्या है, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ज्यादातर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक एक्सेप्ट वन मेटल, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है,
रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल सॉलिड और गैस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एक ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जितने मेटल्स नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या तो वो गैसेस स्टेट में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एमसीक्यू पे भरमार क्वेश्चन यहां से निकलता है। आप देख लेना, अभी वीडियो आएगा 1 घंटे बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज में, आप देखना कितने सारे क्वेश्चंस निकलेंगे इन टॉपिक से, है ना। आगे डिस्कस करते हैं मैलिबिलिटी क्या। मैलिबिलिटी का मतलब होता है बच्चा लोग कि अगर इस तरीके का मान लो मेटल का कोई टुकड़ा है, उस मेटल के टुकड़ा को आप ठोक ठोक के, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हो, मतलब इस तरफ से इस तरीके से फोर्स को लगाना है ना, इस तरीके से जो फोर्स है इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। अगर मेटल पे इस तरीके से कॉम्प्रेसिव फोर्स आप बार बार लगाओगे तो इससे क्या होगा, आपका मेटल जो होगा वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है मैलिबिलिटी का प्रोसेस। सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। वही नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होता। चौक का टुकड़ा ले लो, चौक क्या है, नॉन मेटल है। चौक को एक हथौड़ा मारोगे ना, चौक वो चूर चूर हो जाएगा, एकदम चूर चूर हो जाएगा। तो क्या होता है, नॉन मेटल हमारा मेलेबल नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं ब्रिटल। नॉन मेटल हमारा ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी एक हथौड़े मारने पे वो चूर चूर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डक्टिलिटी यानी लाइक एक ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर इस तरीके से फोर्स लगाओ, है ना। ये ऑब्जेक्ट इसको बाहर की तरफ इस तरीके से खींचने वाला जो फोर्स है ना, इसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे टेंसाइल फोर्स लगता है और टेंसाइल फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन यानी जो भी लेंथ या विड्थ जो भी चेंज हो, डिफॉर्मेशन होता है, उससे अपन डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और हमें पता है मेटल्स को हम आराम से इस तरीके से अगर खींचे तो वो पतले से वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स बनाते हैं। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो वो ब्रिटल होता है, इसलिए वो नहीं हो सकता। आप चौक को इस तरीके से खींचोगे तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। आगे डिस्कस करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल की बात किया जाए तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लाइक सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। वहीं पे लीड और मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। ठीक है, तो जनरली जितने मेटल होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट वन, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। चलिए डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो आप एक टुकड़ा, आप इस वॉल्यूम का, मतलब एक सेम वॉल्यूम का एक टुकड़ा ले लो मेटल का, और एक सेम वॉल्यूम का एक टुकड़ा ले लो नॉन मेटल का। ठीक है, दोनों को पानी में डालो, देखो कौन डूब जाएगा। मेटल वाला ऑफ कोर्स डूब जाएगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम पे मेटल का वेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस सॉलिड है, उसकी जो उसका जो मास है वो ज्यादा है। तो देखा जाए ओवरऑल डेंसिटी क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है और जो भी उसका वॉल्यूम है वही होती है डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। वही नॉन मेटल की बात करें तो हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोनरस की बात करें, सोनरस यानी साउंड प्रोड्यूस करना। तो मेटल जो होते हैं ना, वो मेटल प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब भी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे आप गिराओगे, आप कॉइन लो, कॉइन को जमीन पे गिराओ तो एक छनक सी आवाज आती है, दैट इज अ सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल। वही नॉन मेटल की बात करें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब मेटल टाइप वाले साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। साउंड तो प्रोड्यूस करेंगे, गिरेगा तो, है ना। ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में अपन ने पढ़ा था कि मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और वही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये होता है खत्म यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल का। अब मूव ऑन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, सो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ आपको इतने ही टेबल को ध्यान में रख के पढ़ना है। सबसे पहला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन के बारे में। तो देखो, हमें मेटल और नॉन मेटल में, तो मेटल आर जनरली गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वहीं नॉन मेटल जो होता है जनरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेटल्स जो होता है ना यार, वो आयंस को लूज करने में ज्यादा
ज्यादा आसानी से आयंस को लूज कर लेता है। वही नॉन मेटल जो है आयंस को अपने अंदर गेन करने में लगा रहता है। सो गेनिंग हो रहा है यानी यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे लूज हो रहा है मेटल में, इसलिए यहां पे रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए अपन कहते हैं जो मेटल है वो कैसा होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वही नॉन मेटल जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल आर जनरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है सर कि मेटल, अगर आप जनरली देखोगे ना, कोई भी मेटल देख लो, जो भी मेटल आप देखोगे, मेटल की जो आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, सेम वही चीजें। ठीक है, तो जितने भी मेटल आप देख लो, मेटल की जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स यानी उसकी जो वैलेंसी होती है या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। अब हर एलिमेंट को अगर खुद को बैलेंस रखना है तो उसके आउटर सेल में, है ना, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड होगा, है ना। बट मेटल को देखोगे ना, मेटल के जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा आपको, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इस मेटल को अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो ये क्या करेगा, या तो कहीं से लाके, अगर उस आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लाके दे दो इसको तो स्टेबल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लाके दे दो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लाके दे दो। तो यार आप सोच रहे हो कितना ज्यादा, कोई क्यों देगा इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्यों देगा, है ना। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि मान लो यार आपको आपके पिताजी ने 10,000 रुपए दिया, है ना, कितना दिया, 10,000 रुपए दिया, बोला कि 10,000 रुपए लो और आप अपना 1 महीना चलाओ, अपना रूम रेंट, मतलब जब कॉलेज लाइफ में जाओगे तो रूम रेंट जाएगा, खाने पीने का खर्चा जाएगा, थोड़ा बहुत घूमेगे वो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज जाएगा, इंटरनेट जाएगा, तो कभी कुछ स्टेशनरी खरीदना हो उसमें खर्चा करोगे, तो 10,000 रुपए मान लो आपके पापा ने दिया। अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त आता है ना, कोई आपका दोस्त आता है, बोलता है भाई यार मेरा पैसे खत्म हो गए हैं, जरा मुझे 1-2 हजार रुपए दे दे, तो आप बड़ी आसानी से, दोस्त है आपका, 1-2 हजार, क्योंकि अगले महीने लौटा देगा, उसके पास आएगा, तो 1-2 हजार रुपए आप दे सकते हो, अपने 10,000 में से 1-2 हजार दे दोगे, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वही अगर कोई दोस्त आया आपसे और आके बोले कि यार मुझे 8,000 रुपए दे दे, मेरे को काम है बहुत जरूरी, तो यार अगर तुम अपना 8,000 इसको दे दोगे तो तुम रूम रेंट कैसे दोगे, तुम खाओगे क्या, तुम भूखे मरोगे क्या, नहीं दे सकते हो। इतना ज्यादा 1-2 की बात है तो तुम दे दोगे, बट इतना ज्यादा तुम नहीं दे सकते, तुम सीधे मना कर दोगे अपने दोस्त को, है ना। उसी तरीके से मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इनको, इसके आउटर मोस्ट को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे 6 चाहिए, यहां पे 5, कोई इतना नहीं देगा। तो मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि यार एक काम करो, तुम नहीं दे रहे हो तो मेरे से ही ये इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मेरे से तुम ले लो, 2 है ले लो, 3 है तुम ही ले लो, है ना। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में मेटल के रहता है वो दे देता है, इसीलिए मेटल को डोनर कहा जाता है। मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी आयंस को लूज कर रहा है अपने अंदर से, इसलिए रिडक्शन होता है मेटल में। और वहीं नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 5,000, 6,000, 7,000 पैसा हो तो उसको 1,000 रुपए चाहिए, तो कोई क्यों नहीं देगा, ऑफ कोर्स दे देगा। सो मेटल एक्सेप्टर होता है, इसीलिए इसे एक्सेप्टर कहा जाता है, इजिली आयंस को एक्सेप्ट करता है। और आयन गेन होते हैं, जब आयन लेगा, पैसा लेगा तो उसके पास बढ़ेगी ना, तो आयंस बढ़ेगी, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आई डोंट नो वाई मेरा वीडियो अटक जा रहा है, क्यों मेरा वीडियो बार बार अटक जा रहा है पता नहीं, कोई बात नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं, जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, बस इतना बहुत है। अब ऑक्साइड्स की बात किया जाए, दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल में ऑक्साइड्स, तो देयर ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, हमें पता है ये चीज। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये भी पता है। हाइड्राइड्स की बात करें, जैसे हाइड्राइड के मेटल यूजुअली फॉर्म अनस्टेबल हाइड्राइड्स, मेटल में जो हाइड्राइड बना, मेटल जब किसी हाइड्रोजन से मिलता है तो वो हाइड्राइड्स बनाता है, तो जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, वहीं नॉन मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टेबल कहलाते हैं। एक्शन विथ एसिड, तो मेटल यूजुअली डिसॉल्व इन मिनरल एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट सम गैसेस। हमने एसिड एंड बेस में पढ़ा था, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करता है, बट हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड 2-3 एसिड मिला दे देन ऑफकोर्स उससे रिएक्ट करेगा और ये भी सेम चीज बनाएगा। नॉन मेटल इज ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट मिनरल एसिड के साथ नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करता।
अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मेटल हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, डोंट नो यार क्यों वीडियो बार बार अटक जा रहा है मेरा, कोई बात नहीं। अब देखो यार यहाँ पे दिख रहा है ये सोडियम, देखो ये सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,1 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए हो तो 9th वाले में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्च करके वीडियो देख लो, है ना। तो 2,8,1। अब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को शेयर कर सकता है। तो सोडियम में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, है ना, अरे यार इस तरीके से देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2,8,8, 8, 2, 10, 11, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बड़ी आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है और ये बन जाएगा Na+। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो इसके ऊपर एक आयन का आ जाएगा प्लस साइन और ये बन जाएगा 2,8। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है ना, तो आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बन गया 2, अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। वहीं क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,7, है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो 8 हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये क्लोरीन Cl- बन जाएगा और ये हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये Cl के ऊपर माइनस क्यों आ जा रहा है और ये सोडियम पे प्लस क्यों हो जा रहा है। एक देखो, एक ट्रिक है, मेटल के जितने भी मेटल होते हैं ना उनके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है और नॉन मेटल जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सर ऐसा क्यों? देखो बहुत अच्छे से एक ही बार में समझा रहा हूं कि मान लो ये घर है, इस घर में, है ना, सोडियम का एग्जांपल देता है, ये सोडियम का घर है। तो इस घर में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। और हमें पता है एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल है। अब मान लो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, इस सोडियम के घर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहां पे बच जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है 10 है, 11 है। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स प्रोटॉन जीतेगा। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब और यहां पे 11 प्रोटॉन है तो घर में किसकी हुकूमत चलेगी? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आता है। वहीं क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन फैमिली की बात करें तो क्लोरीन फैमिली है, क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अब इसमें से इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन को दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, किसका हुकूमत चलेगा? इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। इनडायरेक्टली इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सबसे इजी वे था इस चीज को समझने। ठीक है, नाउ अब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, एयर यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जनरली हम लोग। ठीक है, तो मेटल कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। याद रखना, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा मेटल ऑक्साइड्स बनेगा। एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन मिलता है तभी तो वो बर्न होता है और उसका व्हाइट पाउडर गिरता है, तो व्हाइट पाउडर इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। याद रखना, एमसीक्यू में सीधे क्वेश्चन बनता है यहां से। तो देखो, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? याद रहेगा ना। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विथ O2। अब अलग अलग मेटल है वो O2 से, ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई तेजी से रिएक्ट करता है, कुछ को रिएक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, है ना। सब मेटल अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। इस पैराग्राफ से काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देखो। पहला है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रोसली दैट दे कैच फायर। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन को हल्का सा मिलते ही ना बहुत तेजी से बर्न हो जाते हैं, इसलिए इन मेटल को हम स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, कैरोसिन में।
डुबा के रखते हैं, डिप करके रखते हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। नहीं तो जैसे ही सोडियम और पोटेशियम इतने अनरिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव मेटल होते हैं कि जैसे थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले ना, ये आग पकड़ लेगा। इसीलिए केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं इसको। अब देखो, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का मेटल हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लीड हो, इस मेटल पे ना एक ऑक्साइड का लेयर, उसी मेटल के ऑक्साइड का लेयर लगा रहता है ताकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो ऑक्सीजन से। अगर ऐसा हुआ तो आपका मेटल कोरोड हो जाएगा, है ना। इसीलिए ऑक्साइड का लेयर लगा रहता है जिससे वो मेटल कोरोजन इजिली कोरोड नहीं होता है। ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रोसली। आयरन मेटल इजिली आप बर्न करोगे नहीं होगा, बट आयरन के जो पाउडर्स होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से बर्न हो जाते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। कॉपर क्यों बर्न नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की ब्राउन कलर की लेयर लगी रहती है। आप बर्न करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा बट वो जलेगा नहीं। ठीक है। अब बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। ओके। अब एक देखो, अब होता है एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड सर क्या होता है? ध्यान से देखो, एम्फोट्रिक ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड्स, है ना, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर पाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को ही अपन एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनो, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर सके और बेस से भी रिएक्ट कर सके, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को अपन एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। यहां पे एग्जांपल आपका आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है। यहां पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। अब हम बेसिस की, मेटल की बात कर लिए ना, नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल का देखो, यहां पे नॉन मेटल क्या कहता है। नाउ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। लाइक देखो, कार्बन नॉन मेटल है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अदर ऑक्साइड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे चीजें लिखी हुई है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्चुअली मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। कैसे? जब मेटल को पानी में डालोगे तो वो पहले तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और पानी तो है ना, पानी खत्म तो नहीं हुआ है, और फिर जो वाटर मेटल ऑक्साइड जो है फर्दर एक्स्ट्रा वाटर में रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे यहां देखो, पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट कराए तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और काफी अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ठीक है। अब देखो, अपन इस चीज पे डिटेल में नहीं जाएंगे, अब मैं एक ही बार में पढ़ा रहा हूं, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, पानी के जो वेपर है उससे। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स है, देख लो यहां पे। ये देखो, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम एक ऐसे मेटल है जो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, याद रखना। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे मेटल है जो कि ठंडे और गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वाटर के स्टीम से। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो गर्म पानी से रिएक्ट कर जाता है ना। वहीं हम बात करें लीड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं, जब पानी में डाला जाता है तो वो फ्लोट करने लगते हैं, है ना। जब आप कैल्शियम या मैग्नीशियम के टुकड़े को पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करने लगते हैं, फ्लोट ऊपर में तैरने लगते हैं। क्यों? जब उसको डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हल्का होता है और ये तैरने लगता है।
तो मैंने ये पूरी चीज को एक ही बार में इस फिगर से बता दिया, आपको बस यही चीज याद रखना है कि कौन सा मेटल किस तरीके के पानी से, गर्म पानी, ठंडा पानी या स्टीम से रिएक्ट करता है, सीधे सीधे बता दिया, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट जनरली रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड से। तो देख लो यहां पे मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तब क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स देख लो। अब देखो कुछ ऐसे मेटल होते हैं लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर और मर्क्यूरी हो गया, है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल है जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर किससे रिएक्ट करते हैं बताता हूं, जरा सब्र रखो। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लो। आयरन रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन फैमिली का सॉल्ट बन रहा है ना। अब इसमें देखो द रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल। अच्छा, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा बबल, हाइड्रोजन बबल फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो बबल फॉर्म होगा ना, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन, ठीक है। अब जरा नॉन मेटल का देख लो। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये बस इतना ही सा था, इतना ही देखो। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब ऐसे मेटल जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं उनको कैसे करें, तो उसके लिए हम एक एक्वारिजिया नाम का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ये इतना पावरफुल, ये एक्वारिजिया ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन होता है कि ये ऐसे मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और अपना मर्क्यूरी हो गया, इनको भी ये मेल्ट कर, पिघला देता है, डिसॉल्व कर देता है इनको भी। एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया एक्चुअली बनता कैसे है? एक्वारिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क HCl प्लस कॉन्क निट्रिक एसिड HNO3 से बनाया जाता है, और दोनों को 3:1 में, यानी 3 चम्मच HCl में 1 चम्मच HNO3 डाल दो। 3:1 में आप जब मिलाकर सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वारिजिया सॉल्यूशन बनेगा, और ये बहुत पावरफुल सॉल्यूशन होता है। हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम तक को ये डिसॉल्व कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है एक्वारिजिया, अच्छे से इसको माइंड में बसा के रखना, ठीक है। नाउ अगला जो रिएक्शन है वो देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो देखो मेटल ए को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बी से अगर हम डिसॉल्व कराए तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए और मेटल बी बन जाए। एक एग्जांपल देते हैं, देखो आयरन, जब कॉपर सल्फेट क्या है, सल्फेट का फैमिली का सॉल्ट है, तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएं तो हमारा इस कॉपर को लात मार के भगा दिया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया और सल्फेट को ले लिया, बन गया आयरन सल्फेट। क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया कि आयरन बहुत पावरफुल है, तभी तो कॉपर को हटा दिया ना। ऐसे थोड़ी ना किसी के रिलेशनशिप को तोड़ दोगे भाई, उसके लिए या तो पावरफुल होना होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। वहीं पे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड जो है वो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं, और मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड लो रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पे देखो आयरन और कॉपर सल्फेट में कॉपर को, तो आयरन कहां पे है, यहां पे ये रहा आयरन, और यहां पे कॉपर है, ये रहा। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, और बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का ये बड़ा अच्छा ट्रिक मैंने यहां पे लिखा है, आप इसकी हेल्प से इसको याद कर सकते हो। कैसे? तो देखो यार, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, यही है। अब देखो कैटरीना के मतलब पोटेशियम, ने यानी Na मतलब सोडियम, Ca कार का Ca यानी कैल्शियम, M मांगी का Mg दैट इज मैग्नीशियम, ऑल्टो का Al यानी एल्यूमिनियम, जिंक का Za यानी जिंक, आयरन का Fe आयरन, ठीक है। फिर भी, है ना, फिर भी Pb लीड, क्यों मतलब कॉपर, M मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर मतलब सिल्वर Ag, ऑडी मतलब गोल्ड। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली
क्या? सिल्वर और डी। इसकी हेल्प से आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हो, या फिर अपने से कोई ट्रिक बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि यहां से 100% एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा और रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। अब मान लो ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता है, लाइक अब मान लो कॉपर रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट, देन क्या होगा? तो यहां पे देखो कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो यहां पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर हटा ही नहीं सकता आयरन को, सो नो रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन देखो, हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर लिया है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस को। कैसे? जैसे सोडियम है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फील द, अगर देखो कोई एलिमेंट आपस में रिएक्ट करता है, वो इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि यार दोनों का फायदा होता है उसमें रिएक्ट करने में, है ना। आप किसी से अपने कंपनी का डील करते हो या फिर किसी दोस्त से आप कुछ डील करते हो, तो उसमें उस डील से क्या होता है, कुछ फायदा आपको भी मिलता है, कुछ फायदा उस दोस्त को भी मिलता है ना। उसी तरीके से जब भी कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट किसी और एलिमेंट से आपस में रिएक्ट करता है तो दोनों को उसमें कुछ फायदा होता है। एग्जाम्पल देखो, सोडियम और सोडियम NaCl का मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो NaCl कैसे बनता है ना, Na और Cl ऐसे ही आपस में रिएक्ट नहीं कर जाते हैं। तो देखो सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी 11 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2, 8, 1। तो यार इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, स्टेबल होने के लिए लूज करना है, तो ये बन जाता है Na प्लस 2, 8। और जो क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर माइनस आ रहता है, इधर 2, 8 आ जाएगा, है ना। अब देखो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन भाई एक्सेप्ट चाहिए। अब इसको एक डोनेट करना है और इसको ये चाहिए, तो क्यों ना ये आपस में रिएक्ट कर लें। तो अगर ये आपस में रिएक्ट कर लें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ये क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, इसको तो देना है ना, सोडियम को तो शेयर करना है, मतलब डोनेट करना है, तो ये सोडियम ने अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, है ना। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इससे बन जाता है हमारा NaCl। तो Na के पास Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस आ जाएगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक माइनस आ जाएगा और बन गया NaCl, है ना। तो इस तरीके से कोई कंपाउंड बनता है और इसे ही आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयोनिक कंपाउंड अगर कोई आपसे पूछता है क्या होता है, तो बोलना कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन जो था इसको पूरी तरीके से किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, है ना। तो दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। अब देखो यार, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी जम के एमसीक्यू पूछा जाता है, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल, कुछ मेटल्स का यूजेस देख लो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो पूछ देगा कि इस मेटल का यूज कहां करते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख लो, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम वायर बनाने में करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिंक का यूज हम गैल्वेनाइजिंग, आयरन को गैल्वेनाइजिंग यानी आयरन के ऊपर कोटिंग करने का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, आयरन इजीली जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता आयरन में, नहीं रस्टिंग नहीं होता है। सिल्वर और गोल्ड का हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम मेटल के पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन पार्ट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। मरकरी का यूज हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। लीड जो है उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स में। ऑटोमोबाइल बैटरी, जो बैटरी आता है, बैटरी के ऊपर इस तरीके से लगा रहता है प्लस टर्मिनल, प्लस और माइनस टर्मिनल, यही कहलाता है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो लीड से ये इलेक्ट्रोड्स बनते हैं बैटरी के। वहीं नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया और इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम रेफ्रिजरेंट, अपने फ्रिज में या फिर इस ह्यूमन ऑर्गन को काफी लंबे समय तक स्टोर करने के
करने के लिए रखा जाता है। सल्फर का यूज हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं। ये ड्रग्स वो वाला नहीं है, ये ड्रग्स दवाई वाला है, ठीक है। सल्फर इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को हार्ड करने में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यानी रबर, अपने आपके कुकर है ना, जो यूटेंसिल्स आते हैं, कुकर के जो हैंडल है वो भी तो रबर ही है ना, कितना हार्ड रबर है, जलने पे भी इजीली नहीं बर्न होता है, तो यूज करते हैं उसके लिए। फोस्फोरस का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर बनाने के लिए करते हैं। सिलिकॉन का यूज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करते हैं, माइक्रोचिप्स वगैरह बनाया जाता है। क्लोरीन का यूज हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं। और ऑक्सीजन का यूज हम सांस लेने में करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देने में यूज करते हैं। कोरोना में बहुत यूज हुआ है ना। ना बच्चा लोग, लास्ट टॉपिक और हमारा यहां पे मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो जाएगा। क्या कहता है आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया है क्या होता है आयोनिक कंपाउंड। देखो ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। द कंपाउंड्स formed by transfer of electron from a metal to non-metal are called ionic compound. Complete transfer of electron from metal to non-metal या one atom to another atom is known as ionic compound. सोडियम और क्लोरीन का आपको एग्जांपल देके समझाया हूं किस तरीके से अपने एटम को एक्सचेंज करके कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दैट कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। क्यों उस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन का आपस में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया है। अगर शेयर किए होते तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे ही दिया है जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, है ना। तो ऐसे एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर जो होता है सॉलिड और हार्ड होता है और जनरली ब्रिटल होता है, मतलब एक हथौड़ा मार दो तो चूर चूर हो जाना, है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी की बात करें यानी इजिली घुलना, तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन, पेट्रोल में इजिली नहीं घुलता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड सॉल्यूशन फ्रॉम बट नॉट सॉलिड। तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं अगर आयोनिक कंपाउंड का मॉल्टेन स्टेट में यानी सॉल्यूशन बना ले देन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कुछ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थे। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है वो भी समझा दिया, बस चैप्टर यहां पे होता है खत्म। इसके बाद स्टार्ट होता है अकरेंस ऑफ मेटल वगैरह, तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है। मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे, ये पूरा प्रोसेस, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है इस चैप्टर में, है ना। लाइक गेज, रोस्टिंग, मेटल के प्रोसेस, फिल्टरेशन प्रोसेस, है ना, ये सब चीजें, कन्वर्जन, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें नहीं पढ़ना है। रिडक्शन, है ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ये सिलेबस में है ही नहीं टर्म 1 में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिक रिडक्शन, रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन, है ना, कोरोजन, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ओवरऑल ये चैप्टर को मैंने खत्म करा दिया है। अब कुछ देर बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करो, बस इतना काफी है आपके लिए टर्म 1 में। 100 में से 100 आप बड़े आसानी से पार कर लोगे। बाकी इस चैप्टर के नोट्स वगैरह आपको परचेस करना है या फिर आपको माइंड मैप चाहिए या फिर टर्म 1 के इस चैप्टर के खूब सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन, केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, तो हमारी वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो। और पैसा नहीं है परचेस करने के लिए, कोई बात नहीं, आप कोर्स को एनरोल करो, फ्री में क्विज दो, क्विज में अगर पास होते हो तो ये सब कोर्स आपको फ्री में मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।